हेलो मित्रों, नमस्कार। LLB 6 सेमेस्टर जनरल इंग्लिश और लीगल लैंग्वेज के लिए परीक्षा में बहुत सारे लैटिन सूत्र भी आते हैं। CLP से जितने भी लैटिन सूत्र हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, समय ना हो तो आधा आधा करके सुनिएगा। वीडियो पूरा सुनिए क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के लिए कम से कम 5 अंक छुपे हुए हैं। ये पक्का वादा है, अगर पूरा सुन लिया पूरे गौर से तो आपको 5 अंकों का फायदा निश्चित ही होगा। क्वेश्चन तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आंसर्स में आपको ये सारे लैटिन सूत्र देखने को मिल ही जाएंगे। देखेंगे टोटल के टोटल 30 लैटिन मैक्सिम्स हैं और सभी के सभी आपको व्याख्यात्मक रूप से 30 क्यों 33 है, सब के सब आपको व्याख्या के रूप में मिलेंगे। और बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनिएगा ताकि पूरा का पूरा फायदा आपको हो सके। और इनसे बहुत सारे MCQs बनते हैं। हम देखिएगा एव इनिशियो को देखते हैं। एव इनिशियो ये एक लैटिन वर्ड है। इसका हिंदी अर्थ से या अदिता है और अंग्रेजी में अर्थ फ्रॉम द बिगिनिंग है। इसका इस्तेमाल प्रारंभ से के अर्थ में होता है, यानी प्रारंभ से के अर्थ के लिए होता है। उदाहरण के लिए का ने साम्य के न्यायालय में बा के खिलाफ प्रारंभ से निषेधाज्ञा प्राप्त की। लेफप नामक विधिवेत्ता ने कहा है कि कभी कभी इसका इस्तेमाल पूरी तरह यानी पूर्णता यानी थोरोली के लिए भी एप इनिशियो का प्रयोग होता है। के लिए प्रथम से अंत तक के रूप में इस शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि हमने प्रतिवादी की दलील में ये पाया कि ऐसे मामलों का विनिश्चय पूर्णतः एव इनिशियो अनुनयी अनपर्युएसिव, क्योंकि दो अधिनियमों की सुसंगत भाषा सारता अलग है। विधिक भाषा में सामान्यतः इस पदबंध का इस्तेमाल शून्य के साथ होता है। आपको इस तरीके से वीडियोस बहुत कम मिलेंगे किसी भी चैनल में, क्योंकि बहुत थोड़े थोड़े प्रश्न के साथ में वीडियोज अवेलेबल है। और लॉन्ग वीडियो में थोड़ा समय जरूर लगता है लेकिन कंटेंट आपको बहुत सारा मिलता है। इस प्रकार से पूरा पदबंध एवॉइड एव इनिशियो है, जहां पर कोई प्राधिकारी विशेष रूप से विधायिका अपनी विधिक सक्षमता से परे कोई काम करता है तो उसे शुरुआत से ही शून्य माना जाता है। जैसे कि अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 भाग 2 में भारत के संविधान में आज्ञापक उपबंध है कि राज्य ऐसी किसी भी विधि को नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो या कम करती हो। अगर ऐसी विधि का निर्माण विधायिका द्वारा किया जाता है तो वो प्रारंभ से शून्य मानी जाएगी। प्रारंभ से का मतलब एव इनिशियो यानी शुरुआत से ही शून्य मानी जाएगी। यह निर्णय दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1959 AC 648 तथा सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1954 AC 728 के मामले में प्रतिपादित किया। तो अब आपको एव इनिशियो बड़ी अच्छी तरीके से व्याख्यात्मक रूप से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे एक्टस रियस। एक्टस रियस मीन्स क्या होता है? इसका अर्थ हिंदी में दोषपूर्ण कृत्य, आपराधिक कृत्य है और अंग्रेजी में इसका अर्थ है रॉन्गफुल एक्ट। कृत्य या इसका लोप मानवीय व्यवहार का वास्तविक परिणाम होता है। केनी के मतानुसार यह व्यक्ति के व्यवहार का ऐसा परिणाम होता है जिसे विधि के द्वारा वर्णित किया गया है या विधि के द्वारा ऐसे कृत्य को रोकने की इच्छा जाहिर की गई है।
कृत्य में लोभ भी आता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 32 के अनुसार जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत नहीं होता है तब तक इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। ये जरूरी है कि किया गया कृत्य या लोप किसी विधि द्वारा रोका गया हो या ऐसे कृत्य को करने के लिए आबद्ध हो। व्यक्ति अपने द्वारा किए गए लोप के लिए उस समय तक दायी नहीं होगा जब तक कि इस बात को साबित न कर दिया जाए कि वो इस तरीके के कृत्य को करने के लिए विधि द्वारा बाध्य था। देखेंगे भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 43 के अनुसार अवैध शब्द, यानी ये जो शब्द आपको देखने को मिला है इसका मतलब एक्टस रियस का मतलब अवैध होता है। तो जो अवैध शब्द है ये अवैध शब्द उस बात पर एक सेकंड के लिए रुकेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। अवैध शब्द हर उस बात पर लागू होता है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो और कोई व्यक्ति इस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है, उसका लोप उसके लिए वैध है। धारा 43 में भारतीय दंड संहिता 1860 की कई धाराओं जैसे 23 में विधि विरुद्ध यानी अनलॉफुली शब्द का इस्तेमाल हुआ है, किंतु कहीं पर भी इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। अपराध के अस्तित्व के लिए आपराधिक आशय का होना जरूरी है और किसी आशय के प्रवर्तन के लिए किसी कृत्य या कृत्य का लोप होना जरूरी है। कठोर दायित्व के मामलों को निकाल कर आपराधिक आशय के बगैर हुआ कृत्य या लोप अपराध को नहीं बनाता है। आर बनाम हिल्टन 1838 2/214 के मामले में अभियोजित व्यक्ति एक भाप के इंजन का इंचार्ज था। वह इंजन को बंद करके बाहर चला गया। उसके जाने के पश्चात कुछ व्यक्ति आए और इंजन को चालू किया, जिसकी वजह से एक आदमी की मौत हो गई। अभियुक्त के ऊपर मनुष्य की हत्या यानी मैनस्लॉटर का मुकदमा चला, किंतु अदालत ने अभियुक्त को सजा देने से मना कर दिया और यह कहा कि मरने वाले की मौत अभियुक्त के कृत्यों द्वारा नहीं हुई बल्कि मौत का कारण अवांछित व्यक्ति के द्वारा इंजन चालू करना था। अवांछित व्यक्ति ने यानी जो इंजन चलाना नहीं जानता है उसके द्वारा इंजन चलाया गया तथा इंजन ऐसे समय पर चालू किया गया जब अभियुक्त बाहर गया हुआ था, अतः मौत का कारण अभियुक्त का कृत्य नहीं था। अगला वर्ड देखिएगा एड इन्फिनिटम। एड इन्फिनिटम हिंदी अर्थ बिना निश्चित अवधि के लिए, अवधि या सदैव के लिए। एव इन्फिनिटम का मतलब बिना निश्चित अवधि के लिए या सदैव के लिए। इसका अंग्रेजी अर्थ विदाउट लिमिट, फॉर एवर है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे काज सिने क्यूओ नॉन। काज सिने क्यूओ नॉन, इस लैटिन मैक्सिम का हिंदी अर्थ है वह कारण जिसके बिना घटना नहीं हो सकती थी। काज सिने क्वा नॉन का मतलब वह घटना जिसके बिना, वह कारण जिसके बिना घटना नहीं हो सकती थी, यह होता है। इसका अंग्रेजी अर्थ है ए कॉज विदाउट व्हिच द इफेक्ट वुड नॉट हैव बीन कॉज्ड। नेक्स्ट मैक्सिम है एडजस्ट जेनेरिस। एडजस्ट जेनेरिस का मीन्स होता है, इस लैटिन मैक्सिम का हिंदी अर्थ है उस प्रकार या सजाती, उसी प्रकार का या उसी जाति का या सजातीय।
इसका अंग्रेजी अर्थ ऑफ द सेम काइंड और नेचर ऑफ द सेम कैटेगरी होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अभी 1-2 वीडियो और अपलोड होंगे, बहुत अच्छे हैं और बहुत सारी लंबी व्याख्या आपको सुनने को मिलेगी। वीडियो लंबा जरूर है लेकिन लंबा नहीं होगा तो उपयोगी भी नहीं होगा। यदि शब्द एक तरह के होते हैं, जब उनका साधारण शब्द जो कि समान प्रकृति के विशेषता विशेष शब्दों के पश्चात इस्तेमाल होता है, तब वो अपना अर्थ विशेष शब्दों के तात्पर्य से ले लेता है। इसकी व्याख्या देखिएगा, क्रॉफोर्ड के अनुसार एडजस्टेम जेनेरिस का जो सिद्धांत है सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि यदि विधायिका का ऐसा आशय रहा हो कि किन्हीं विशिष्ट शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया हो या सामान्य शब्दों की व्याख्या परिसीमित भाव में किया जाना आवश्यक नहीं है, उपरोक्त परिभाषा के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जब विशिष्ट शब्दों को सामान्य शब्दों के लिए ग्रहण किया जाना है तो सामान्य शब्दों को भी विशिष्ट शब्दों के तादात्म्य में ही ग्रहण किया जाना चाहिए। एडजस्टिव जेनेरिस जो है, इसके लागू होने की आवश्यक शर्तों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने अमरचंद चक्रवर्ती बनाम उत्पाद शुल्क कलेक्टर के मामले में बंगाल एक्साइज अधिनियम 1904 की धारा 43 में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या के संदर्भ में कतिपय शर्तें निर्धारित की। यह शर्तें भी सुन लीजिएगा। संविधि में विशिष्ट शब्द होने चाहिए। नंबर 2, विशिष्ट शब्द किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित होने चाहिए। नंबर 3, वर्ग या श्रेणी का उल्लेख समाप्त नहीं हुआ हो। और नंबर 4, सामान्य शब्द उल्लेख के बाद आते हो। वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है, 1 सेकंड में एक लाइक जरूर मार दें। नेक्स्ट नंबर 4 देखिएगा, सामान्य शब्द उल्लेख के बाद आते हो। नंबर 5, अन्य संदर्भित आशय पर परिलक्षित नहीं हो रहे हो। अभी परीक्षा तक के लिए वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाद में चाहे भले अनसब्सक्राइब कर लेना अपने उपयोग के आधार पर, क्योंकि जो भी वीडियोज आपको अपलोड होंगे वो तुरंत ही मिल जाएंगे। स्मेल्टिंग कंपनी ऑफ ऑस्ट्रेलिया बनाम कमिश्नर ऑफ इंग्लैंड रेवेन्यू 1871 1 QB 175 के मामले में न्यायाधीश लॉब्स ने इस नियम की व्याख्या करते हुए कहा कि जब कोई सामान्य शब्द विशिष्ट शब्दों का अनुगमन करते हैं या उनसे एकदम संबद्ध होते हैं तो उनका अर्थ पूर्ववर्ती शब्दों या द्वारा सीमित या प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान बनाम मोहनलाल AIR 1967 AC 1857 के मामले में न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर ने अन्य प्राधिकारी भावार्थ को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में वर्णित भावार्थों तक सीमित करने हेतु सजाति के सिद्धांत को लागू करने से इनकार कर दिया है। अन्य प्राधिकारी भावार्थ का विस्तृत अर्थान्वयन कर राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित माना। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत सारे MCQ इस क्वेश्चन से बनेंगे, कम से कम 5 अंक इसमें छुपे हुए हैं। मेसर्स पप्पू स्वीट्स एंड बिस्किट्स बनाम कमिश्नर ट्रेड टैक्स AIR 1968 3247 के मामले में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में शब्द मिठाई, रेवड़ी, गजक और इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं में प्रयुक्त शब्द को टॉफी शब्द माना जाएगा या नहीं। उच्चतम न्यायालय ने इसका नकारात्मक उत्तर देते हुए कहा कि सामान्यतः मिठाई, रेवड़ी, गजक दुकानों एवं होटलों में तैयार की जाती है। साधारण व्यक्ति टॉफी मिठाई से भिन्न वस्तु के संदर्भ में देखता है, अतः यहाँ सजाति का नियम लागू नहीं किया गया। एम कुमार तथा अन्य बनाम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड व अन्य AIR 1999 AC के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया कि सजाति के नियम के लिए यह आवश्यक है कि किसी नियम या कानून के पहले विशिष्ट वस्तुओं की
प्रगणना की गई हो और इसके अंत में सामान्य निष्कर्षात्मक तत्वों का प्रयोग किया गया हो, तो उस सामान्य अर्थ का सामान्य शब्द का अर्थ विशिष्ट अर्थों में ग्रहण किया जाएगा। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि सजातीयता का ये नियम विशिष्ट पदों के बाद आने वाले साधारण पदों की व्याख्या के निमित्त लागू होता है। अतः ये सजाति शब्द का एक नियम मात्र है, सारभूत विधि का नियम नहीं है, और जहां पर अधिनियम का आशय स्पष्ट हो वहां पर यह नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इस प्रकार के साधारण नियम के बारे में इस बात की उपधारणा होती है कि वो विशेष शब्दों के समान ही उस जाति तक ही सीमित होता है। इसका कारण ये होता है कि संबंधी के निर्वचन के सुस्थापित नियम के अनुसार विशेष शब्दों के पश्चात आने वाले साधारण शब्द मात्र ऐसे मनुष्यों को लागू होते हैं जो कि विधानमंडल की भाषा में सम्मिलित किए गए मनुष्यों की जाति या सजाति के होते हैं। सजाति अथवा उसी प्रकार के नियम मुख्य रूप से साधारण शब्द के विस्तार को कम करने के लिए होता है। मैक्सवेल के मतानुसार साधारण पद को पहले विशेष पदों द्वारा अभिहित किए गए रूप में मात्र उसी तरीके की चीजें शामिल करते हुए उस समय तक पढ़ा जाता है कि जब तक ये दिखाने के लिए कोई बात नहीं हो कि इससे ज्यादा विस्तृत तात्पर्य आशयित था। सामंड ने, देखेंगे इस नाम को, सामंड ने एड जस्टिम जेनेरिस को निम्न उदाहरण देते हुए समझाया है कि अगर एक आदमी अपनी विवाहिता स्त्री से ये कहता है कि बाहर जाकर मक्खन, दूध, अंडा, दूसरी चीजों को जिसकी उसको जरूरत हो खरीद लो, तब साधारण तौर पर यह समझा जाएगा कि अन्य दूसरी चीजों में हैट, फर्नीचर जैसा कोई सामान शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, पामर बनाम सुनो के बाद में संडे और जर्वेंस अधिनियम 1977 में ये प्रावधान था कि कोई भी कारोबारी, शिल्पी, कर्मकार, श्रमिक अथवा अन्य आदमी चाहे वो जो भी हो काम नहीं करेगा। अन्य आदमी चाहे वो जो भी हो का निर्वचन उसी वर्ग तक सीमित रखा गया जो उसमें बताए गए शब्दों से इंगित थे, तथा इसी वजह से इसमें नाइयों एवं कृषकों को शामिल नहीं किया गया। जगदीश चंद्र गुप्ता बनाम खाजोरिया ट्रेडर्स इंडिया लिमिटेड के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किताबों, पैम्पलेट, दैनिक समाचार पत्र के तारतम्य के इस्तेमाल, अन्य दस्तावेजों के भाव के अधीन वैयक्तिक पत्र को शामिल नहीं किया। एड जस्टिम जेनेरिस का तात्पर्य यह है कि जहां किसी भाषा में विशिष्ट अर्थ वाले शब्दों के पीछे सामान्य शब्दों को लिखा गया हो तो उन सामान्य शब्दों की व्याख्या विशिष्ट शब्दों के तादाद में देनी चाहिए। ये चीज बड़ा गौर से सुनिएगा। एड जस्टिम जेनेरिस का तात्पर्य है कि जहां किसी भाषा में विशिष्ट अर्थ वाले शब्दों के पीछे सामान्य शब्दों को लिखा गया हो तो उन सामान्य शब्दों की व्याख्या विशिष्ट शब्दों के तादाद में दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि सामान्य शब्द जो सामान्य प्रकृति के विशिष्ट शब्दों के बाद प्रयुक्त होते हैं वे अपना अर्थ विशिष्ट अर्थों से ही प्राप्त कर सकते हैं। यह नियम कोई विधिक सिद्धांत नहीं बल्कि एक व्याख्या का नियम है जो विधायिका की मंशा को समझने में सहायता करता है। जहां वो स्वयं में स्पष्ट नहीं होती है तो इसका विशिष्ट शब्दों के साथ अर्थ लगाया जाता है। इसे सजाति का नियम कहते हैं। ब्रेड, बटर एवं अन्य, यहाँ अन्य का अर्थ सजाति के नियमों के अनुसार ब्रेड, बटर जैसे ही खाने पीने की वस्तुओं से लगाया जाएगा। प्रत्येक जो है विधिवेत्ता का अलग अलग मत है। क्रेज के अनुसार एड जस्टिम जेनेरिस को लागू करने के लिए एक निश्चित जेनेसिस यानी श्रेणी का विद्यमान होना अनिवार्य है। जब तक कि कोई जेनस या श्रेणी नहीं हो तब तक इस सिद्धांत के प्रवर्तन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो आपको एड जस्टिम
जेनेरिस अच्छी तरीके से अब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं नंबर 6, एक्स पोस्ट फैक्टो का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कार्योत्तर भूतलक्षी प्रभावी होता है। कार्योत्तर भूतलक्षी प्रभावी होता है एक्स पोस्ट फैक्टो, जबकि अंग्रेजी में इसका अर्थ बाई सब्सिक्वेंट एक्ट होता है। इसका तात्पर्य कृत्य को करने के पश्चात से है। इस लैटिन मैगजीम का अर्थ है वैधानिक भूतगामी तात्पर्य से होता है। इसका इस्तेमाल अनेक अर्थों में हो सकता है। पहला यह कि कृत्य को करने वाला जिस समय कृत्य कर रहा होता है उस समय वह कृत्य वैधानिक रूप से अनुमन्य नहीं भी हो, तभी इसके पश्चात कोई सामर्थ्यवान मनुष्य इसका अनुसमर्थन कर देता है, तब ऐसे को वैधानिक माना जाता है। दूसरा यह कि इस्तेमाल कार्योत्तर विधि के संबंध में होता है। कार्योत्तर आपराधिक विधियों को प्रतिषिद्ध करता है, इसकी वजह से कि कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। इसी वजह से कोई मनुष्य जो प्रवृत्ति विधि के उल्लंघन के लिए दोषी हो सकता है। अगर कोई कार्य जिस समय किया गया है उस समय की प्रवृत्ति विधि के अनुसार आपराधिक कार्य नहीं है, तो बाद की किसी पश्चातवर्ती विधि के द्वारा इसको आपराधिक कार्य घोषित करके इसे भूतगामी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। यह बात परीद बनाम नीलांबरन AIR 1967 केरल 155 में कही गई। केदारनाथ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट 404 के मामले में न्यायालय ने कहा कि एक्स पोस्ट फैक्टो के अंतर्गत 2 संरक्षण प्राप्त है। नंबर 1 है, अगर कोई कृत्य जिस समय किया गया था अपराध नहीं था, तब ऐसे कार्य को बाद में अपराध घोषित नहीं किया जा सकता। नंबर 2, कोई भी व्यक्ति उससे ज्यादा दंड का भागी नहीं होगा जो अपराधी के किए जाने के समय विधि के अधीन निश्चित था। आगे देखेंगे टी बराय बनाम हेनरी आहो 1983, डेट भी थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा। ACC 177 के बाद में न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि केवल ऐसे कार्योत्तर कानून को प्रतिषिद्ध किया गया है जो अभियुक्त के लिए लाभकारी अथवा आभार स्वरूप नहीं है। ऐसे कानून को प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है जो अभियुक्त के लिए लाभदायक है। हाथी सिंह मैन्युफैक्चरिंग बनाम भारत संघ AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट 223 के बाद में न्यायालय ने यह भी कहा कि सिविल उत्तरदायित्व वाली विधियों में भी कार्योत्तर विधि हो सकती है। आपको इस क्वेश्चंस का बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसका बचा हुआ भाग भी आपको आसानी से मिल सके और उसका लाभ भी आपको मिल सके।